नमस्कार साथियों, ये लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जिसको राजगिरी भी कहते हैं, इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, जो कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्युत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। और जो अवंती के राजा प्रद्युत थे, जब वो पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश, जिसका आधुनिक नाम पंजाब है, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसका पुत्र अजातशत्रु, और 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर उदयन अपने पिता की हत्या करके, जो कि अजातशत्रु थे, इनकी हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर 461 ईस्वी पूर्व में बैठा। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो मगध वंश के बाद मगध पर जो हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो जो नंद वंश था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को ही चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनको मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके इस पर बैठाया गया था। घनानंद को हरा करके चाणक्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था।
सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीस के युद्ध या फिर झेलम, जिसका झेलम का पुराना नाम क्या है, बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीस का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बऊ-केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ-केफला नामक नगर बसाया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य, क्योंकि घनानंद की मृत्यु हो जाती है, नंद वंश का अंतिम शासक था, और इसी को हरा करके ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करके इसका शासक बनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया है। ब्रिशल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में आप देखिए। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? एप्पियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। उपवास के कारण ही
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो गई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। आमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। आमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो आमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार को आमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, इसके बाद अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो अशोक महान जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। एक तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि की छवि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष जो ब्राह्मी लिपि है उसका ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख।
अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और इसकी खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला अभिलेख में क्या है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे अभिलेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा अभिलेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाएं। इस अभिलेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद चौथा अभिलेख। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख। इस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख। इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां अभिलेख। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 9वां शिलालेख है। इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में। इसके बाद 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। कुल 14 शिलालेख हैं। इसके बाद अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेखों की संख्या तो 14 है, लेकिन स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा अभिलेख है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली ले गया। चौथा वाला रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। इसके बाद 5वां स्तंभ लेख लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में यह। और 6वां लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मी देई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मी देई। और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। इसके बाद प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी, उसके पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था।
इसके बाद ही उनको रखा जाता था और इसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य प्रांत जैसे कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और प्रासी जो कि पूर्वी प्रांत है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो जो चंद्रगुप्त की सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। मौर्य प्रशासन ने गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजोग कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। इसके बाद सैन्य समितियां एवं उनके कार्य हैं। तो प्रथम समिति थी, उसके कार्य क्या थे? जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। पंचम गज सेना की देखरेख। इसके बाद छठवीं जो है षष्ठ समिति रथ सेना की देखरेख करना। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार इसमें 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। मगध पर शुंग वंश की, मौर्य वंश के बाद जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। अब शुंग वंश के बाद मगध की गद्दी पर कौन सा वंश आता है? तो कर्ण वंश, और इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश था। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी,
वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी, ये सब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। इसके बाद आते हैं गुप्त साम्राज्यों की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका टाइम पीरियड था 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका कार्यकाल था 280 से 320 ईस्वी। इसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसे महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसने जो है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर बने बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान कब आया था भारत? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसका टाइम पीरियड था 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था, एवं दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदर पुत्र गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है।
भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली हुआ करती थी, जो जंगली भूमि होती थी उसको अप्रहत कहते थे। अब इसके बाद गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार, यह भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। ईंटों द्वारा निर्मित यह मंदिर है। तो भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, जो कि ईंटों के द्वारा निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा गया। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क स्मृति मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तो पहली बार सती होने का उल्लेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि दशावतार मंदिर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है दशावतार मंदिर। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 शेष हैं, जिनमें गुफा नंबर 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध का जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं। तो गुफा संख्या 17 में जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म, जीवन, विनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं गुफा नंबर 17 में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफाएं हैं, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, धार जिला में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास जी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, को संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद,
दूसरा मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और पांचवा अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराह मिहिर, धन्वंतरी एवं ब्रह्मगुप्त इत्यादि थे। पुराणों को वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। पुराणों की जो वर्तमान रूप की रचना है वह गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो गुप्त वंश में जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुप्यका कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुप्यका कहा जाता था। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। तो मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। इसके बाद गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिकम, जो मृक्षकटिकम लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। और मृक्षकटिकम का मतलब होता है माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है, प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। और ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में है। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेश्वर नाम से स्थान है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज की मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने, जो कि राज्यश्री का भाई था, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा दे करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में है, उसको कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई।
चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो हर्ष के समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तक की रचना की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हर्ष को। लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का ही शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीख अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे।